नमस्कार, सुख श्रेष्ठ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रितु। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने भारत में यूरोपियों के आगमन की चर्चा की थी, यानी कि उनके आने का जो क्रम था, उनसे जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे और उस समय जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जो भी समझौते या युद्ध हुए थे, उनकी भी हमने चर्चा की थी। कल की क्लास में मैंने बोला था कि आज मैं आप सभी को फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, जिन्हें हम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में मेनली जो आपकी चर्चा होने वाली है, इस बात की ही होने वाली है। तो चलिए अब देर न करते हुए हम अपने आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, कल की क्लास में शुरू में ही मैं पढ़ाते वक्त एक शब्द गलत बोल दी थी। मैं जब केप ऑफ गुड होप के बारे में बता रही थी तो मैंने 1487 की जगह गलती से 1887 बोल दिया था। तो आप इस चीज़ को सुधार लीजिएगा, क्योंकि केप ऑफ गुड होप की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? 1487 में। तो चलिए अब हम अपने आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अंग्रेजों की भारत में जो विजय हुई उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज मेनली हम जो तीनों कर्नाटक युद्ध हुए हैं उसकी ही चर्चा करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि पुर्तगाली और डच बहुत पहले ही अंग्रेजों के हाथों पराजित हो चुके थे या परास्त हो चुके थे। उसके बाद 1745 में डेनिश कंपनी भी अपनी सारी फैक्ट्रियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर और वापस चली गई थी। अब बचे भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी। तो अब इनके बीच जो है व्यापारिक जो है प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संघर्ष जो होना स्वाभाविक था। तो इसी बीच अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए, जिसे कि हम कर्नाटक युद्ध या आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें अंततः हार किसकी हुई? फ्रांसीसियों की। यानी लास्ट में जो है ब्रिटिश ही जीते और ब्रिटिश ही लंबे समय तक भारत में जो है शासन करते हैं। तो होता क्या है कि एक एक हम देखें तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में पहला जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये कब होता है? 1746 से लेकर 48 के मध्य प्रथम कर्नाटक जो है युद्ध होता है। किसी किसी बुक में 1740 से 1748 लिखा होता है। ये क्यों? क्योंकि जब यूरोप में ऑस्ट्रिया के अधिकार के लिए ब्रिटेन और फ्रांसीसी के बीच युद्ध हुआ, वहीं से कहीं ना कहीं इस युद्ध के जो हैं बीज पड़ चुके थे। तो माना जाता है कि 1740 में ही कहीं ना कहीं इस युद्ध का जो है बीज पड़ चुका था। बस जो बीज है प्रस्फुटित होना बाकी था, जो वहाँ के तात्कालिक और सामाजिक और व्यापारिक, जिसे हम आर्थिक कारण मान सकते हैं, उस वजह से आगे जो है राजनीतिक कारणों से जो है वो बढ़ा। तो अगर मैं बात करूं तो 1742 की अगर मैं बात करूं तो पांडिचेरी का जो गवर्नर था, क्योंकि पांडिचेरी पर उस समय, अगर मैं पांडिचेरी की बात करूं तो पांडिचेरी पर उस समय फ्रांसीसियों का अधिकार था। और यहाँ का गवर्नर कौन था? अगर मैं गवर्नर की बात करूं, गवर्नर कौन था? डुप्ले। और उस समय मद्रास पे अगर मैं बात करूं तो मद्रास पर किसका था? अंग्रेजों का अधिकार था। अंग्रेजों का अधिकार था, यहाँ फ्रांसीसियों का अधिकार था। तो जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो था डुप्ले, और मद्रास में जो अंग्रेजी गवर्नर था वो कौन था? मोर्स। यहाँ तक बातें हम समझ गए। अब क्या होता है कि इस युद्ध का अगर पृष्ठभूमि आपसे पूछा जाए, तो मैंने वही बात आपसे की, अगर पृष्ठभूमि पूछा जाए या बीज कहाँ से पड़ा, तो याद रखिएगा कि जब यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य
ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध कब शुरू हुआ था? 1740 में, तभी। लेकिन मेन जो युद्ध भारत में हुआ था वो याद रखिएगा 1746 से 48 के मध्य। और अगर प्री एग्जाम में कहीं आपसे पूछा जाए और ऑप्शन में 1746 से 48 दिया हो तो सही जो गोला है आप इसे ही भर के आए। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध जो था यही युद्ध के इस पृष्ठभूमि के रूप में माना जाता है। लेकिन अगर बात की जाए तात्कालिक कारण की, उस समय क्या कारण बना जिससे ये युद्ध शुरू हुआ? किसी भी युद्ध हो या घटना के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तात्कालिक। तो अगर तात्कालिक कारण की बात मैं कहूं आपसे, तो अगर तात्कालिक कारण की बात की जाए आपसे तो वो था एक अंग्रेज अधिकारी था। कौन? कैप्टन बार्नेट। इसने क्या किया था कि कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था और इसी से जो है फ्रांसीसी जो है इस युद्ध के लिए तैयार हुए। हुआ क्या था कि इस समय चर्चा हमने की कि डुप्ले जो था फ्रांसीसी गवर्नर था, इसने अपने मॉरिशस के एक फ्रांसीसी गवर्नर, मॉरिशस में उस समय जो था मॉरिशस का जो है फ्रांसीसी गवर्नर था, ला बोर्डोने, इसकी सहायता से इसने क्या किया? मद्रास पर कब्जा कर लिया 1946 में। कस्बा इसकी यानी ये गवर्नर था और ला बोर्डेने की सहायता से डुप्ले 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। हुआ क्या था कि उस समय जो कर्नाटक का नवाब था, एक तरफ तो इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना थी और एक तरफ कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन। हमने कल की क्लास में चर्चा की थी कि मुगलों की जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगलों की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जाती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए बहुत सारे जो राजा हैं स्वतंत्र राज्य की नींव रखते हैं। तो जो कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, इसके मध्य लड़ाई थी। भले ही यह लड़ाई प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब पद के लिए था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के ही मध्य की ये लड़ाई थी। भले ही वैसे प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा था कि ये कर्नाटक के नवाबों के उत्तराधिकार की लड़ाई है, पर अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य की ये लड़ाई थी। हुआ कुछ ये था कि डुप्ले पहले कर्नाटक के जो है नवाब अनवरुद्दीन को युद्ध के लिए मना करता है और जो क्या बोलते हैं यहाँ का शासक होता है मद्रास का शासक यानी मद्रास का गवर्नर मोर्स, उसे भी मना करता है कि युद्ध नहीं करते हैं। लेकिन फिर ये क्या करता है, डुप्ले चाल चलता है, ये अपने मॉरिशस का जो गवर्नर है, ये गलत है, गवर्नर लारबोडोने की सहायता से क्या करता है 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लेता है। लेकिन ये तो विश्वासघात किया, क्योंकि इसने अनवरुद्दीन को बोला था कि जीत के बाद मद्रास में आपको वापस दे दूंगा। लेकिन जब ये जीत गया और अनवरुद्दीन ने मांग की तो इसने मना कर दिया और फिर इसके कुछ दिनों बाद लारबोडोने के साथ भी जो है क्या बोलते हैं मित्रता जो है खराब हो जाती है। तो लारबोडोने फिर क्या करता है, लारबोडोने करता ये है, ये 4 लाख पाउंड पर वापस मद्रास जो है अंग्रेजों को दे देता है।
देखिए कितनी कहानियां हुई। पहले डुप्ले ने चाल चला, बोला युद्ध नहीं करते, पर ये इसकी सहायता से युद्ध करके मद्रास पे अधिकार कर लेता है। लेकिन फिर जब इसके साथ इसकी मित्रता खराब होती है तो ये 4 लाख पाउंड पर रिश्वत लेकर ये वापस अंग्रेजों को दे देता है मद्रास। फिर क्या होता है, वापस फिर डुप्ले जो है मद्रास पे अधिकार कर लेता है। और फिर अनवरुद्दीन को वापस जब ये नहीं करता है मद्रास, तो अनवरुद्दीन का जो बेटा है महफूज खां, फ्रांसीसी के साथ युद्ध करता है। युद्ध करता है, ये पुनः जो है फ्रांसीसियों के साथ युद्ध करता है, लेकिन तब भी जो है ये हार जाता है। यानी कि जो कर्नाटक का नवाब है वो हार जाता है और फ्रांसीसियों की ही जीत होती है। और इतना ही नहीं, जो अंग्रेजों का एक दक्षिण में किला था सेंट फोर्ट करके, सेंट फोर्ट डेविस, वहाँ भी ये अधिकार करना चाहता था। जो डुप्ले था, डुप्ले बहुत ही चालाक था, तो डुप्ले क्या करना चाहता था, अंग्रेजों के किले सेंट फोर्ट डेविस पर अधिकार करना चाहता था। पर याद रखिए कि वो कर नहीं पाता है, वो इसमें जीत नहीं पाता है। पर वो जीत नहीं पाता है, वहां अधिकार नहीं कर पाता है। लेकिन अंततः जो जीत होती है इस युद्ध में, वो फ्रांसीसियों की ही होती है, क्योंकि जब अनवरुद्दीन का बेटा महफूज खां लड़ाई करता है तो भी ये हार जाता है और फ्रांसीसी जो है इस युद्ध में जीत जाते हैं। फिर क्या होता है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना थी अड्यार के समीप। यहीं उसका बेटा जो है, नवाब की सेना कौन थी, महफूज खां जो था। अनवरुद्दीन का जो बेटा था इसी की सेना थी, इसने ये पराजित कर देता है और जीत जाता है डुप्ले। उसके बाद इसकी जीत के बाद यूरोप में, याद रखिएगा ये संधि जो हुई है वो भारत में नहीं है बल्कि यूरोप में एक संधि होती है 1748 में। कौन सी, एक्स-ला-सैपेल की संधि। और इस संधि के समाप्त होने में क्या क्या आता है, इस संधि के शर्तों के अनुसार मद्रास जो है अंग्रेजों को वापस मिल जाता है, जिस पर जो है डुप्ले अधिकार कर चुका था। और अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल जाता है। जब रिश्वत पर ला बोर्डोने अंग्रेजों को मद्रास वापस कर देता है, उसके बाद भी डुप्ले ने उस पर जीत हासिल कर लेता है युद्ध करके। लेकिन अंततः संधि में मद्रास अंग्रेजों को दे दी जाती है और अमेरिका का जो लुइसबर्ग है वो फ्रांसीसियों को दिया जाता है। तो इसी के तहत जो है ये प्रथम युद्ध समाप्त होता है। लेकिन प्रथम युद्ध के समाप्त होते ही जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले और अंग्रेजी सेनापति था क्लाइव, क्योंकि क्लाइव अभी तक गवर्नर नहीं बना था। हमने देखा अभी मद्रास का गवर्नर कौन था, मोर्स था। ये जो था एक क्लर्क के रूप में या सेनापति के रूप में भारत आया था। बाद में ये 1757 में जाकर बंगाल का प्रथम गवर्नर के रूप में नियुक्त होता है क्लाइव। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा प्रथम कर्नाटक या आंग्ल कर्नाटक युद्ध को, और यहाँ जीत किसकी हुई, फ्रांसीसियों की। अब हम नेक्स्ट द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 को देखते हैं। इसका भी किसी किसी बुक में जो समय लिखा होता है वो लिखा होता है 1751 से 55 तक, बट मेन जो है समय आपका 1749 से 54 ही माना जाता है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। आप सभी की हर जगह नवाब थे, यानी बंगाल में, अवध में, कर्नाटक में, हैदराबाद में। तो हैदराबाद में क्या होता है कि हैदराबाद का जो नवाब था आसफ जहां निजाम उल मुल्क, उसका नाम था आसफ जहां, उसे उपाधि दी गई थी निजाम उल मुल्क की। तो उसका नाम पूरा ऐसे लग रहा है कि पूरा एड्रेस ही नाम में
समाया है। तो उसकी मृत्यु हो जाती है कब? 1748 ईस्वी में। और उसकी मृत्यु के बाद राजा के क्या होता है कि उसका जो पुत्र होता है नासिर जंग और पौत्र यानी बेटे का बेटा मुजफ्फर जंग जो है गद्दी के लिए संघर्ष करने लगते हैं। और ठीक ऐसी ही स्थिति कहीं ना कहीं कर्नाटक में भी है। कर्नाटक का जो नवाब है उस समय हमने पहले भी चर्चा की, अनवरुद्दीन था। प्रथम कर्नाटक युद्ध में भी जो है कर्नाटक का नवाब कौन था? नवाब अनवरुद्दीन। इसमें भी अनवरुद्दीन है। और एक चंदा साहब, अब ये चंदा साहब कौन है? जिनके मध्य जो है संघर्ष शुरू हुआ। जो अनवरुद्दीन से पूर्व के नवाब थे उनका ये दामाद था चंदा साहब, शायद सलीम अली थे जिनका दामाद था चंदा साहब, जिसे मराठों ने अपने कब्जे में रखा था। और इस वर्ष क्या है, ये चंदा साहब को छोड़ते हैं और फिर चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच क्या बोलते हैं, गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ जाता है। अब अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को ये बात पता चल जाती है कि दोनों एक दूसरे से मतलब वापस गद्दी में लड़े हैं, तो दोनों तरफ के एक एक व्यक्ति का साथ दे देते हैं। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए फ्रांसीसी क्या करते हैं, कर्नाटक में ये कर्नाटक में किसके तरफ हो जाते हैं, ये चंदा साहब के समय, और हैदराबाद में ये हो जाते हैं मुजफ्फर जंग के समय। हैदराबाद में ये किसका साथ देते हैं? मुजफ्फर जंग का। और ठीक अंग्रेज क्या करते हैं, कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ देते हैं, क्योंकि फ्रांसीसी ने प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक तो अनवरुद्दीन के साथ धोखा भी किया था, क्योंकि बोला था मैं मद्रास जीतने के बाद आपको वापस कर दूंगा, उससे मुकर गया और फिर युद्ध में अनवरुद्दीन ही हारा था। तो अनवरुद्दीन की तरफ से जो अंग्रेज और हैदराबाद की तरफ नासिर जंग के तरफ जो कौन हो गए, अंग्रेज। तो याद रखिएगा ये जो है कर्नाटक का नवाब है और ये जो है हैदराबाद से संबंधित है। और दोनों ने एक एक तरफ से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है, डुप्ले ने इन दोनों की सहायता से, किसकी सहायता से, डुप्ले चंदा साहब और मुजफ्फर जंग की सहायता से क्या करता है, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर देता है। और ये आक्रमण करता है और आक्रमण में क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसे हम अंबर के युद्ध के नाम से जानते हैं। अंबर वेल्लोर के पास है। वेल्लोर के पास अंबर के युद्ध में 1749 में जो है अनवरुद्दीन मारा जाता है। अनवरुद्दीन क्या होता है, ये मारा जाता है। और इसका जो बेटा था वो कौन था, मुहम्मद अली, भाग जाता है। और भागकर कहां शरण ले लेता है, तो ये त्रिचनापल्ली में जाकर शरण ले लेता है। किसका बेटा, अनवरुद्दीन, यानी कर्नाटक के लिए जो नवाब बनना चाहता है वो शरण ले लेता है। अब तो डुप्ले जो चाहता था वो हो गया, अनवरुद्दीन मारा ही गया और उसका पुत्र जो है भाग निकला। तो इसने क्या किया कि अब कर्नाटक का नवाब किसे बना दिया, चंदा साहब को, जो कि मराठों के क्या बोलते हैं बंधक से छूटा था। चंदा साहब जो चाहता था उसे मिल गया। अब चंदा साहब इस बात से प्रसन्न होकर क्या करता है, डुप्ले की सहायता से वो खुश होकर क्या करता है, पांडिचेरी के निकट कुछ जो क्षेत्र है फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप दे देता है। क्या करता है चंदा साहब, इस बात से खुश होता है कि मैं तो नवाब बन गया, अब उसे नवाब ही बनना था कर्नाटक का। तो उसने पांडिचेरी के निकट कुछ जो है क्षेत्र, एक बड़ा विशाल क्षेत्र उसने उपहार स्वरूप दे दिया। अब क्या होती है, ये हुई थी 1749 की घटना थी, क्योंकि 49 में ही जो है अंबर का युद्ध हुआ वेल्लोर के पास। फिर 1750 की बात है, क्या होता है कि हैदराबाद में जो है नासिर जंग भी मारा जाता है। कैसे मारा जाता है, इसके पीछे कहानी है। होता क्या है कि नासिर जंग जो है मुजफ्फर जंग को कैद कर लेता है। नासिर जंग, मुजफ्फर जंग की सहायता कौन कर रहे थे, फ्रांसीसी। तो नासिर जंग पहले तो क्या करता है, अंग्रेजों की सहायता से कर्नाटक पर वो क्या बोलते हैं आक्रमण करता है और मुजफ्फर जंग को कैद कर देता है। पर डुप्ले था शुरू से ही बहुत चालाक। डुप्ले क्या किया, नासिर जंग के सेनाओं से मिल जाता है और चालाकी करते हुए क्या करता है, नासिर जंग की ही हत्या कर देता है और मुजफ्फर जंग को नवाब बना देता है। किसे नवाब बना देता है, मुजफ्फर जंग। फ्रांसीसियों की चालाकी देखिए, नासिर जंग तो मारा गया,
वैसे कैद नासिर जंग से पहले मुजफ्फर जंग ही हुआ था, लेकिन ये चालाकी करके मुजफ्फर जंग को नवाब बना लेता है। लेकिन मुजफ्फर जंग जो है नवाब बन नहीं पाता है, वो गद्दी पर बैठने से पहले ही मारा जाता है। याद रखिएगा, मुजफ्फर जंग गद्दी पर नहीं बैठता है, गद्दी पर नहीं बैठ पाता है, इससे पहले उसकी मृत्यु, पहले वो मारा जाता है। तो उसके बाद जो मुजफ्फर जंग के बाद शासक बनता है अगर कहा जाए तो वो बनता है सलावत जंग। जब ये मारा जाता है तो सलावत जंग जो है वो बनता है कहाँ का शासक? हैदराबाद का। सलावत जंग जो है हैदराबाद का नवाब बन जाता है। अब फ्रांसीसियों की इस बात से ये भी खुश होता है और डुप्ले को ये क्या करता है, मसूलीपट्टनम का कुछ क्षेत्र प्रदान करता है और साथ ही साथ उत्तरी सरकार यानी पांडिचेरी का वो जो भाग है आंध्र प्रदेश की तरफ लगा हुआ, उसका कुछ हिस्सा जो है ये फ्रांसीसियों को दे देता है। कौन देता है? सलावत जंग, यानी जो हैदराबाद का नवाब बनता है। तो हमने यहाँ तक क्या देखा कि फ्रांसीसियों को दोनों कर्नाटक की तरफ से भी कुछ मिला, मतलब पांडिचेरी का हिस्सा, और हैदराबाद की तरफ से कौन सा मिल गया? वो मसूलीपट्टनम का। अब इस समय जो है डुप्ले को क्या बना दिया गया? डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का गवर्नर बना दिया गया। ये बात याद रखिएगा, वो क्या बन गया? वहां से वहां तक का गवर्नर। अब क्या होता है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य त्रिचनापल्ली की घेरबंदी का संघर्ष शुरू होता है। होता क्या है कि इस समय जो है अंग्रेजों की तरफ से जो क्या बोलते हैं गवर्नर बनता है, वो बन जाता है सैंडर्स। अब अंग्रेजों की तरफ जो गवर्नर है, मोर्स की जगह कौन आ जाता है? नया गवर्नर कौन सा बन जाता है? मद्रास का। तो याद रखिएगा, अब बन गया है सैंडर्स। कौन है? सैंडर्स नया गवर्नर बना है। तो होता यह है कि जब ये नया गवर्नर पहले इसे नियुक्त करते हैं, और त्रिचिलापल्ली में कौन था? मोहम्मद अली। याद करिए, जो अनवरुद्दीन का बेटा था वो भागकर शरण कहाँ लिया था? त्रिचनापल्ली में। तो त्रिचनापल्ली में ये क्या करते हैं, अंग्रेज जाते हैं, उससे मिलते हैं मोहम्मद अली से, और वहां की घेराबंदी के लिए भी अब संघर्ष होता है कि त्रिचनापल्ली पर किसका जो है अधिकार होगा। तो इस बीच रॉबर्ट क्लाइव, ये भी काफी चालाक था क्लाइव, तो क्लाइव ने क्या किया, गवर्नर सैंडर्स जो था नया गवर्नर, उसे कर्नाटक की जो राजधानी थी अर्काट, उस पर आक्रमण करने की सलाह दे दी। और यहाँ अभी राजा कौन था? चंदा सिंह था, इसकी चर्चा हमने की। तो अर्काट पर आक्रमण करने की सलाह देता है, और राजनीतिक कूटनीति करते हुए ये क्या करता है क्लाइव, अगस्त 1751 में अर्काट पर अधिकार कर लेता है। सीधे सीधे कहा जाए तो त्रिचनापल्ली की घेराबंदी जो होती है वो 1751 में। 1751 में पहले तो सैंडर्स जो है नया गवर्नर बनता है। इसके अलावा मोहम्मद अली जहां शरण ली थी वहां पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, त्रिचनापल्ली पर घेराबंदी कर दी, और वहां पर अपना पूरा जो है कर्नाटक पर जो है कर्नाटक की राजधानी जो अर्काट है वहां पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच क्योंकि वहां पर कौन था? चंदा साहब ही कर्नाटक का वो नवाब था, तो तंजौर का जो सेनापति था वो धोखे से चंदा साहब की हत्या कर देता है। इस युद्ध में चंदा साहब भागता है, पहले तो वो उसी में क्या करता है, तंजौर का सेनापति धोखे से चंदा साहब की हत्या कर देता है। और अब त्रिचनापल्ली फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया तो अंग्रेजों के हाथे फिर से
चंदा साहब, कर्नाटक तो इनके हाथ से चला ही गया क्योंकि चंदा साहब मारा गया। ये त्रिचनापल्ली पर फिर से जब वापस फ्रांसीसी आक्रमण करते हैं तो फिर पराजित हो जाते हैं, यानी त्रिचनापल्ली पर अब पूरी तरह किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और वहाँ कर्नाटक का जो नवाब था चंदा साहब, वो भी मारा जाता है। इसी समय फ्रांसीसी सरकार जो है डुप्ले को वापस बुला लेता है। कब बुला लेता है, ये घटना है, याद रखिएगा, 1754 की। और ये एक बहुत बड़ी भूल थी फ्रांसीसियों की, जो कि उनके पतन के कारणों में से माने जाते हैं, डुप्ले को वापस बुला लेना। क्योंकि डुप्ले काफ़ी अच्छा कार्य यहाँ कर रहा था, पर 1554 में जब त्रिचलापल्ली भी फ्रांसीसी हार गए, कर्नाटक का नवाब भी मारा गया, तो जो फ्रांसीसी सरकार था डुप्ले को वापस बुला लेता है और गोडेहिया नाम का एक, उसे पांडिचेरी का अगला गवर्नर बना देता है। किसे बना देता है, गोडेहिया को उन्होंने अगला गवर्नर बनाकर भारत भेज देता है। और ये एक बहुत बड़ी उनकी भूल मानी जाती है फ्रांसीसी सरकार की। फिर 1754 में पांडिचेरी की संधि होती है। कौन सी संधि, तो अगर द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आपसे पूछा जाए कि कौन सी संधि हुई थी, तो याद रखिएगा पांडिचेरी की संधि हुई थी। इस युद्ध में, इसमें क्या होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समाप्त पहले तो किया गया, इस युद्ध को समाप्त किया गया और दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। यानी कि पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया और मद्रास पे जो था उनका अधिकार। इसके अलावा जिन जिन क्षेत्रों पे जिनका था उन्हें वापस दे दिया गया। लेकिन जो मोहम्मद अली था वो नवाब बन गया, क्योंकि अंग्रेजों का चंदा साहब मारा गया। तो अनवरुद्दीन का जो पुत्र था, जो त्रिचलापल्ली में शरण ली थी, उसे ही अंग्रेजों ने जो है क्या किया, कर्नाटक का अगला जो है नवाब नियुक्त कर दिया। तो यहाँ तक की कहानी आपने समझी कि द्वितीय जो क्या बोलते हैं, वो क्या कहा जाता है, जो द्वितीय युद्ध हुआ तो क्या क्या घटनाएं हुई। और इस घटना के बाद ही उन्होंने ये भी कहा, क्या बोलते हैं कि मोहम्मद अली को क्या इन्होंने बना दिया, नवाब घोषित कर दिया। अब फिर हुआ तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। ये भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ और ये हुआ 1758 से लेकर 63। और इसका जो है प्रत्येक बुक में जो है डेट, ईयर कम से कम सेम ही लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि वर्ष 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रशा में शुरू हुआ सप्तवर्षीय युद्ध ही विस्तार। अगर आपसे इस युद्ध की पृष्ठभूमि की बात की जाती है कि अगर तृतीय जो हुआ इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, तो याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के बीच प्रशा के में शुरू हुआ था 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध, यहीं कहीं ना कहीं तीसरी जो कर्नाटक, जब भी यूरोप में फ्रांसीसियों और ब्रिटेन के बीच युद्ध होता था तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव भारत पे जो है नजर आता था। तो इस युद्ध के बाद, तो इस युद्ध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया था और इंग्लैंड ने प्रशा का साथ दिया था। इस बात को याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है, स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है कि फ्रांस ने क्या प्रशा का साथ दिया, तो गलत होगा। फ्रांस ने किसका साथ दिया था इस सप्तवर्षीय युद्ध में, तो याद रखिएगा फ्रांस ने जो साथ दिया था वो दिया था, वो साथ दिया था क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया का, और इंग्लैंड ने प्रशा का। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने, अब देखिए क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेजों का वर्चस्व द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद बढ़ता गया, फ्रांसीसियों की जैसी ही वहाँ हार होती है, कर्नाटक में जो है मोहम्मद अली बन जाता है, अंग्रेजों के पसंद का जो है नवाब बन जाता है, तो अंग्रेजों का जो वर्चस्व है धीरे धीरे भारत में बढ़ने लगता है। तो जो फ्रांस में सरकार था, एक था कि पुर्तगाली, डच और फ्रांस जो थे, इनके जो सेनापति थे, इनके नेतृत्व इनकी सरकार द्वारा की जाती थी, लेकिन ब्रिटिशों का नेतृत्व वहाँ की सरकार द्वारा नहीं की जाती थी। और एक ये कारण था कि अंग्रेज लंबे समय तक जो है भारत में व्यापार में कहा जाए या राजनीति के क्षेत्र में आगे और सफल होते रहे। तो फ्रांसीसी सरकार ने एक अगला सेनापति काउंट डी लाली को बनाकर भेजा। कब भेजा? 1758 में। और ये माना जाता है कि ये भी एक बहुत बड़ी भूल थी। जब काउंट डी लाली आता है, ये बहुत ही क्या बोलते हैं
कूटभाषी और अदूरदर्शिता वाला जो है सेनापति था। तो इससे पहले एक युद्ध हुआ था 1757 का युद्ध। वो युद्ध हुआ था भारत में अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच। बंगाल का जो नवाब था सिजाउद्दौला, इनके मध्य ये युद्ध हुआ था और इसमें किसकी जीत हुई थी? इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और इसके बाद जो है बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो इस युद्ध के बाद जो क्या बोलते हैं अंग्रेज थे, वो और भी जो है मजबूती के साथ भारत में जो है जम चुके थे। जो 1757 का प्लासी का युद्ध था। तो हुआ क्या, तात्कालिक अगर कारण आपसे पूछा जाए क्या था इस युद्ध का, वहां तो हमने पृष्ठभूमि की बात की थी जो सप्तवर्षीय युद्ध था। अगर तात्कालिक कारणों की बात की जाए तो फ्रांस की सरकार द्वारा जो काउंट डी लाली को भारत का संपूर्ण, जब सेनापति उन्होंने काउंट डी लाली को बनाकर भेजा तो उन्होंने एक गलती की कि भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक और असैनिक दोनों ही अधिकार इसे प्रदान कर दिए। यानी व्यापार के भी जितने अधिकार थे वो भी काउंट डी लाली को, और सैनिक जो भी अधिकार थे, सैन्य अधिकार थे, वो सब कुछ प्रदान कर दिए। और यही एक कारण था तात्कालिक जिसकी वजह से जो है तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है शुरू हुआ था। तो यहां तक हमने चर्चा की। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने वॉटसन के सहयोग से बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। हमने पहले चर्चा की इसी वर्ष 1757 में प्लासी का भी युद्ध होता है। किसके बीच? 1757 में प्लासी का भी युद्ध होता है और ये किसके होता है? क्लाइव और बंगाल का जो नवाब था सिजाउद्दौला, इसके मध्य होता है। सिजाउद्दौला। इसके मध्य होता है और इस युद्ध में जो है बंगाल का नवाब जो है पराजित होते हैं और अंग्रेज और भी मजबूती के साथ जो है भारत में जम जाते हैं। तो 1757 में ही जो क्लाइव था और वॉटसन भी अंग्रेज सेनापति था, इन दोनों के सहयोग से बंगाल में जो फ्रांसीसियों की बस्ती थी चंद्रनगर, वैसे मेनली फ्रांसीसियों की जो ज़्यादा बस्तियां थी वो थी आपकी दक्षिण भारत में। ये भी एक वजह इनके पतन का माना जाता है क्योंकि अंग्रेज जो थे पूर्व पश्चिम यानी कि बंगाल हुआ, मुंबई हुआ, दक्षिण में, पूर्व में हर जगह फैले हुए थे, पर जो फ्रांसीसी जो थे ज़्यादातर इनकी बस्तियां जो थी वो दक्षिण भारत में। तो ये जो बंगाल में इनकी बस्ती थी चंद्रनगर, हमने बात की थी कल की क्लास में कि वहाँ का जो शासक था इन्होंने चंद्रनगर उन्हें दिया था और चंद्रनगर में जो इन्होंने एक किले का निर्माण किया था फ्रांसीसियों ने। तो इनकी बस्ती चंद्रनगर पे क्या करते हैं, अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं और इसी वर्ष अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में विजय भी प्राप्त की। जिसकी हमने चर्चा की कि प्लासी के युद्ध में भी बंगाल के नवाब सिजाउद्दौला को हराकर इन्होंने जीत हासिल की ली। तो दो कारण थे, एक तो चंद्रनगर पर अब अंग्रेजों का अधिकार हो गया और उन्होंने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को भी पराजित कर दिया, बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिए। अब अपने हिसाब से वहाँ के जो भी नवाब को ये चुनते थे और अपने हिसाब से, यानी एक कठपुतली सरकार की वहाँ कह सकते हैं कि इन्होंने निर्माण कर दिया। फिर 1760 में कल भी हमने चर्चा की थी, जो पतन के मुख्य कारणों में था वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध में इस समय अगर अंग्रेजी सेना का जो वो कर रहा था नेतृत्व, याद रखिएगा, सर आयरकुट था। कौन नेतृत्व कर रहा था? सर आयरकुट। वह फ्रांसीसी सेना के मध्य युद्ध हुआ जिसमें फ्रांसीसी सेना पराजित हुआ और इसके बाद 1761 में जो है पांडिचेरी पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिए। पहले तो ये बंगाल में चंद्रनगर पे फ्रांसीसियों की बस्ती पर अधिकार किए, फिर वांडीवास के युद्ध के बाद 1761 में जहां पांडिचेरी में हमेशा फ्रांसीसियों का जो मुख्य केंद्र था वहां भी इन्होंने अपने अधिकार, और उस समय नायक मतलब सेना कौन था? सर आयरकुट। तो यहां तक हमने चर्चा की।
एक गलती और भी यहाँ पर इसने की थी, क्या जो था काउंट डी लाली ने किया था, क्या कि जो हैदराबाद में जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था तो डुप्ले ने क्या किया था कि जब वो क्या बोलते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले ने क्या किया था कि हैदराबाद में एक फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ियों का गठन किया था और जिसका अधिकारी वो किसे नियुक्त किया था, बुस्सी को। वहां चर्चा मैं करना भूल गई थी, याद रखिएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले ने हैदराबाद में एक फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी की स्थापना की जिसका वो मेन जो अधिकारी बनाया वो किसे बनाया था, बुस्सी को। अब इसने क्या की, काउंट डी लाली जब गवर्नर बनता है तो ये हैदराबाद से बुस्सी को वापस बुला लेता है, हैदराबाद से बुस्सी को वापस बुला लेता है। और यहीं पर जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई होती है तो बुस्सी जो है उनके कब्जे में जाता है और मारा जाता है। तो पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण कर लिया। फिर क्या होता है, 1763 में यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच पेरिस की संधि हुई जिसमें पांडिचेरी, चंद्रनगर आदि प्रदेश संधि के तहत फ्रांसीसियों की वापस लौटा दिया गया। इससे पहले ही क्या हुआ था, जब यहाँ हम चर्चा कर रहे थे कि जब वांडीवास का युद्ध हुआ था तो क्लाइव ने तो पहले ही यहाँ हमने ये भी चर्चा की थी, क्लाइव और वॉटसन ने बंगाल में चंद्रनगर पे वो, उसके बाद इन्होंने जब लड़ाई हुई तो बुस्सी की हत्या कर दी। तो अब अकेला बचा कौन, काउंट डी लाली। और ऐसे ही ये जो था एक अदूरदर्शी कह सकते हैं कि शासक था। तो अब जो हुआ वांडीवास में पूरी तरह फ्रांसीसी हार जाते हैं, पूरी तरह इनके पतन के कारणों में माना जाता है वांडीवास युद्ध को। तो एक जब संधि होती है 1763 में यूरोप में, पेरिस की संधि, कौन सी संधि होती है, पेरिस की संधि। पहले में हमने क्या देखा था, एक्स-ला-सैप्ले की संधि, और तीसरे में क्या होता है, पेरिस की संधि। इस संधि में जो पांडिचेरी पे उन्होंने अधिकार किया था और चंद्रनगर पर, ये वापस फ्रांसीसी को लौटा देते हैं लेकिन कुछ शर्तों के साथ। और वो शर्तें क्या हैं, ये कि अब जो फ्रांसीसी फैक्ट्रियां हैं वो किलेबंदी नहीं कर सकती और केवल जो है भारत में वो व्यापार करेंगे, अब सेना नहीं रख सकेंगे। यानी भारत में जो उनका विस्तार था, सैन्य विस्तार, वो रुक गया। फैक्ट्रियों की किलाबंदी अब नहीं करनी थी, केवल और केवल फ्रांसीसी जो है एक व्यापारी के रूप में अब भारत में रह गए, ना कि किसी प्रतिद्वंदी के रूप में, यानी ब्रिटिश के प्रतिद्वंदी के रूप में। अब पूरी तरह जो कह सकते हैं भारत पर किसका अधिकार हो जाता है, तो ब्रिटिशों का अधिकार हो जा सकता है। तो इसीलिए इस संधि को कहा जाता है कि इस संधि ने ही डुप्ले की जो बनी बनाई नीति थी उसे उखाड़ कर फेंक दिया। और एक कहा जाता है कि काउंट डी लाली को जो है भारत भेजना, ये भी एक कारण था जो कि यहाँ की डुप्ले की बनी बनाई जितनी भी नीतियाँ थी उन्हें उजाड़ फेंका था। तो ये होता है पेरिस के संधि के साथ, और यहीं से भारत से जो है एक सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि फ्रांसीसी अब एक व्यापारी के रूप में रह सकते हैं। ना तो वो फैक्ट्रियों का निर्माण, किलेबंदी कर सकते थे, ना ही वो अब किसी के साथ मतलब प्रतिद्वंदी के रूप में, सिर्फ वो व्यापार कर सकते थे इस संधि के बाद। उसके बाद क्या हुआ, पुर्तगालियों और डचों को पराजित करने के बाद अब फ्रांसीसियों को भी अंग्रेजों ने हरा दिया, यानी भारत में, और अब भारत में इनका एक छत्र राज्य जो है स्थापित हो गया। तो यहाँ तक हमने देखा कि तीनों आंग्ल कर्नाटक युद्ध की हमने विस्तार में चर्चा की। अब हम कुछ और जरूरी जो तथ्य हैं उनकी बात करते हैं। या फ्रांसीसियों के असफलता के प्रमुख कारण, कल हम पतन के एक दो कारणों की चर्चा की थी, यहाँ हम सारे जो भी कारण हैं उनके पतन के या असफल होने के, उनकी चर्चा करते हैं। तो पहले तो जो अंग्रेजों की व्यापारिक और आर्थिक श्रेष्ठता थी, हमने देखा कि अंग्रेज थे बहुत ही मजबूती से जो थे व्यापारिक में कहा जाए या आर्थिक रूप से तो जो थे भारत में जमे हुए थे। तो ब्रिटिश कंपनी के पास जो थी व्यापार करने के लिए बंगाल, कौन कौन से क्षेत्र थे, बंबई और मद्रास थे, जबकि फ्रांसीसियों के पास केवल जो था दक्षिण भारत का क्षेत्र नहीं था। और एक ये भी वजह थी कहीं ना कहीं उनकी असफलता का कारण। इसके अलावा बंगाल विजय, जब प्लासी के युद्ध में ये बंगाल पर विजय प्राप्त करते हैं अंग्रेज, और
चंद्रनगर पर भी अपनी क्या बोलते हैं, चंद्रनगर को भी अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो ये एक कारण, चंद्रनगर के फ्रांसीसी अधिकारियों ने नवाब सिराजुद्दौला का साथ, और इसका वजह क्या था कि जो सिराजुद्दौला था, यहां मैंने शायद सिजाउद्दौला लिख दिया था, सिराजुद्दौला, बंगाल का जो नवाब था कौन था, सिराजुद्दौला। तो याद रखिएगा कि जो चंद्रनगर के फ्रांसीसी अधिकारी थे उस समय सिराजुद्दौला का साथ नहीं देते, ये भी एक वजह थी कि अंग्रेज जो थे आसानी से प्लासी का युद्ध जो थे वो जीत गए थे। अंग्रेजों के परस्पर सहयोग की भावना, अंग्रेजों की जो सेनापति थी या जो सैन्य टुकड़ियां थी या जो अधिकारी थे, उनमें जो थे पारस्परिक सहयोग थे और भावना का विद्यमान थी, पारस्परिक सहयोग की जो भावना थी। अधिकारी जो भी थे, सेनापति थे, एक तो योग्यता भी थी उनमें और साथ ही साथ में पारस्परिक सहयोग था उनमें। ये एक वजह थी कि अंग्रेज जो है लंबे समय तक भारत में रहे और फ्रांसीसी जो है असफल हुए। फ्रांसीसी कमजोर, अंग्रेजों की तुलना में फ्रांसीसियों की जो सामुद्रिक और सैन्य शक्ति थी वो कमजोर थी। इसके अलावा कंपनी का स्वरूप, कंपनी जहां राजकीय संरक्षण और शासकीय सहायता पर थी, वहीं ब्रिटिश कंपनी एक गैर सरकारी संस्था थी। याद रखिएगा जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो वहां के फ्रांस के सरकार द्वारा उसके नियंत्रण पर चलती थी, राजकीय संरक्षण और शासकीय सहायता, जबकि ब्रिटिश कंपनी एक गैर सरकारी संस्था के रूप में काम कर रही थी। तो इसलिए ये अपना विस्तार जो थी जैसे चाहती थी वो करती थी। तो ये एक वजह थी और यही कमी था पुर्तगाली, डच और इनकी भी, जो इनके पतन बहुत जल्दी हुए। फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारी कुछ ऐसे रहे जिनकी वजह से भी जो है ये असफल रहे, जिसमें एक तो डुप्ले की 1754 की वापसी, उसके बाद काउंट डी लाली कब आता है, 1758 में काउंट डी लाली आता है। उसके बाद विलियम पिट, ये कौन है, विलियम पिट जो है इंग्लैंड का युद्ध मंत्री है, जो कि इतना कूटनीतिज्ञ था कि ये ऐसा चाल चला था वहां से कि जो फ्रांसीसी थे वो पूरी तरह पराजित हो गए थे। तो ये इंग्लैंड का युद्ध मंत्री था। और लार्बोडोने की हमने पहले ही बात की, राजनीतिक अदूरदर्शिता का अभाव, क्योंकि डुप्ले ने भी कहीं ना कहीं गलत किया। लार्बोडोने पहले डुप्ले की सहायता करता है और वो लोग कहाँ पर, मद्रास को अपने कब्जे में करते हैं, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच कुछ मतभेद पैदा होता है और लार्बोडोने जो है वापस क्या है, कुछ रिश्वत पर, 4 लाख पाउंड रिश्वत पर अंग्रेजों को मद्रास जो है वापस दे दे जाता। तो ये सब कुछ नीतियाँ थी, जबकि ये खुद फ्रांसीसी होते हुए भी ऐसा कार्य किया था। तो ये सब वजह जो थी फ्रांसीसियों की असफलता और पतन के। अब सभी यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेज जो है अधिक समय तक भारत में सफल क्यों रहे, इसके कुछ पॉइंट को हम नजर से देखते हैं। तो व्यापारिक कंपनियों की संरचना और प्रकृति कुछ ऐसी थी कि ये लंबे समय तक रहे। उसके अलावा ब्रिटिश कंपनी का विस्तार जो था लगभग कहा जाए तो पूरे भारत में, उत्तर, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी तक तो था ही, उत्तर नहीं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तक तो था ही। नौसैन्य सर्वोच्चता थी, मजबूत समुद्रिक शक्ति थी इनके पास, औद्योगिक क्रांति, इन्होंने बहुत सारे मशीनी सूती वस्त्र को काटने के लिए मशीनों का जो है प्रयोग करना शुरू किया। ये जो था सैन्य का जो संगठन इनका था, उनके बीच जो है काफ़ी जो था मेल मिलाप और वो क्या कह सकते थे, अनुशासन था, कौशल भी था, प्रशिक्षित काफ़ी थे, इनके जो सैनिक थे वो काफ़ी प्रशिक्षित थे और अनुशासन भी था। स्थायी सरकार थी इनकी और धर्म के प्रति न्यून उत्साह, क्योंकि जिस तरह पुर्तगाली हो गए या डच हो गए ये ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे, उस तरह अंग्रेज नहीं भारत में ईसाई का प्रचार, मतलब ईसाईयत का प्रचार करना चाहता था। ये भी एक वजह थी। इसके बाद इसने ऋण बाजार का उपयोग किया और ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से ये हमेशा मुक्त रहा, क्योंकि ये एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करता था। तो ये सब जो वजह थी कि एक लंबे समय तक जो है अंग्रेज भारत में कब्जा बनाए रखा, या उन सबों की तुलना में ये लंबे समय तक भारत में टिके रहा। तो आज की क्लास में हमने चर्चा की तीनों जो है आंग्ल कर्नाटक युद्ध की विस्तार से, और उसके अलावा हमने फ्रांस की असफलता और अंग्रेज का जो है बाकियों की तुलना में लंबे समय तक भारत में रहने और सफल होने के कारणों की एक एक करके चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक
नए टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही आप सभी मन लगाकर अच्छे से पढ़ते रहिए। आप अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आप और किस तरह की क्लासेस चाहते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी टीम की कि हम आपके लिए वैसी क्लासेस लेकर आएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में आप सभी से। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।